ये आज हम पढ़ते हैं भारत में मतदान व्यवहार और भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से हैं। भारत में मतदान व्यवहार, इसमें जब 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब से लेकर के 2004 में जब आम चुनाव हुआ तो पाठ में उसका दिया है अंक तालिका, जिसमें कितने प्रतिशत मतदाता थे, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया, कितने महिला थे, कितना पुरुष थे। तो 1952 में 61.2% मतदान हुआ और 2004 में 57.65%। यानी 1952 की तुलना में 2004 में मतदान प्रतिशत कम हुआ। मताधिकार का प्रयोग जो है करोड़ में और कुल पंजीकृत मतदाता करोड़ में। 1952 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कम थी, जबकि 2004 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज़्यादा थी। यानी हम पाते हैं कि लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वोट प्रतिशत 2004 में कम था, मतदान प्रतिशत। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष की भी हम बात करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं आज भी कम वोट डालती हैं, इन्हें उतना रुचि नहीं दिखाती हैं मतदान के प्रति। इसका और विस्तृत आंकड़ा पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यह जो मेन प्रश्न है वो है कौन कौन सी बातें मतदाताओं को प्रभावित करती है। तो मतदाताओं को प्रभावित करने के अनेक कारण हैं, जिसमें जाति है, धर्म है, क्षेत्रीयता है, भाषावाद है, स्थानीय ताकतवर व्यक्ति। जाति, यदि अपने जाति का रहता है तब भी मतदाता उसको वोट दे देते हैं, अपने धर्म का है तब भी, अपने क्षेत्र का है तब भी मतदाता उसको चुनाव में वोट देते हैं, अपने भाषाई क्षेत्र का है, भाषा बोलने वाला है तब भी, और स्थानीय ताकतवर व्यक्ति जो स्थानीय स्तर पर ताकतवर होता है, ऐसे व्यक्ति को भी मतदाता अपना वोट देता है। कई बार मतदान के समय कुछ विकृतियां भी हमको देखने को मिलती है जो कि मतदाता को काफ़ी प्रभावित करती है। ये खास करके जो स्थानीय चुनाव होता है स्थानीय निकाय का, उसमें हम ज़्यादा देख सकते हैं, जिसमें खास करके शराब व अन्य तोहफा देकर के भी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मतदाता संकुचित विचारधारा को बुला करके राष्ट्रीय हित में अपना मतदान देते हैं। जिस बात को राष्ट्रीय हित समझते हैं या राष्ट्र के लिए मतदान करना है, ऐसा करके तो संकुचित विचारधारा को बुला करके अपना मतदान देते हैं। जैसे 1977 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, तो इस आपातकाल का भारत की जनता ने विरोध किया था और इंदिरा गांधी के खिलाफ मतदान देकर के कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया था और भारत के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद फिर लोगों ने इंदिरा गांधी को फिर जिता दिया और 1984 में जब इंदिरा गांधी की थी, 1977 में आपातकाल लगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 2.5 साल ही चला। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर इंदिरा गांधी सत्ता संभालती हैं और 1984 में इंदिरा गांधी की जब मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी को इनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है और राजीव गांधी के पक्ष में भारत की जनता पूर्ण बहुमत से मतदान करती है। यानी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा मतदान प्राप्त होता है। तो ऐसे समय में जनता संकुचित विचारधारा से उबर करके एक राष्ट्रीय हित में उनकी सोच जिस दिशा में बढ़ती है उस दिशा में बढ़ करके ये अपना वोट या मतदान करते हैं। आमतौर पर जनता को जो बात प्रभावित करती है, ये सब तो प्रभावित करती ही है, लेकिन जनता को जो बात प्रभावित करती है उसमें सबसे पहली बात होती है निवर्तमान सरकार का कामकाज। यानी जो सरकार रहती है और उसके बाद जिसका चुनाव होता है तो उस सरकार का कामकाज देखती है कि पिछली सरकार ने कैसा काम किया था, क्या उसको दोबारा हमको सत्ता में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। इसके हिसाब से जनता जो है वोट देती है। फिर उसके बाद
उम्मीदवारों का निजी गुण, उम्मीदवारों का निजी गुण, यदि कोई प्रत्याशी है चुनाव में खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, तो उसका निजी गुण और दोष के आधार पर ही जनता जो है वोट देती है। यदि उम्मीदवार अच्छा होता है, उसका गुण बढ़िया रहता है, तो जनता उसको सर आँखों पर बिठा लेती है। उम्मीदवार का गुण यदि अच्छा नहीं होता है तो उसको भी वोट नहीं देती है। फिर उसके बाद यदि कोई उम्मीदवार लगातार जनता से संपर्क बना करके चलता है तो इसको भी जनता सर आँखों पर बिठाती है। और चौथा जो बात प्रभावित करती है कि चुनाव के समय जो राजनीतिक दल, तो दलों के द्वारा घोषणा पत्र जो जनहित में जारी किया जाता है, ये घोषणा पत्र भी, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, घोषणा पत्र भी प्रभावित करती है एक उम्मीदवार को जिताने के लिए। जो राजनीतिक दल है उसके द्वारा चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया जाता है कि हम चुनाव में जीतेंगे तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो ये बातें भी जनता को प्रभावित करती हैं और जनता जो है उस व्यक्ति, उस राजनीतिक दल को अपना वोट देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मतदाता को ये सब बातें तो प्रभावित करती है, लेकिन इसके साथ ही साथ मतदाता को और जो बातें प्रभावित करती है वो है टीवी, सामाजिक मीडिया। टीवी मतलब टेलीविज़न हो गया, फिर मीडिया हो गया, समाचार पत्र हो गया, मीडिया, समाचार पत्र, चुनाव प्रचार, ये सब भी आम जनता को प्रभावित करती है। तो मतदान को प्रभावित करने वाले इतने सारे कारक हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा और यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व किसको किसको कितना कितना मिला है। तो पहले हम बात करते हैं जो राजनीतिक संस्था है। राजनीतिक संस्था मतलब संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय, यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है। तो आज भी हम देखते हैं कि इन संस्थाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम सीट की प्राप्ति होती है। या हम आंकड़ा देखें कि संसद में महिला कितनी संख्या में है और पुरुष जो है कितनी संख्या में है। तो 1951 में इन्हें यहाँ पर हम अलग अलग पढ़ेंगे। लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, विधानसभा का तो खैर इसमें नहीं दिया है, लेकिन चाहे तो आप उसको अलग से सर्च मार के देख सकते हैं। लोकसभा में, विधानसभा में और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो पहले हम लोकसभा के बारे में देखते हैं। 1951 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य थी, 0 थी। फिर उसके बाद 1957 में 22, 1962 में 31, और ऐसा करते करते 2014 में 66 तक महिलाओं की संख्या पहुंची है। तो जब महिला जो है पुरुष की, महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है भारत में, हर चीज़ में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, तो कई बार ये मांग भी हो रही है कि संसद में भी महिला और पुरुषों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और 50% जो सीट है इस पर महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज भी महिलाओं को उनका उचित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है और समय समय पर ये मांग जो है महिलाओं के द्वारा की जा रही है कि महिलाओं को भी संसद में बराबर की, पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके बाद स्थानीय निकाय में महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो स्थानीय निकाय मतलब जैसे ग्राम पंचायत, जनपद, जिला, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कुछ राज्यों में 50% है, यानी आधे पुरुष तो आधी महिला। स्थानीय स्तर पर ये जब संविधान में 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ था और ग्राम पंचायत की स्थापना की, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो इसमें महिलाओं को यहाँ पर स्थानीय निकाय में जैसे सरपंच हो गया, वार्ड का पंच हो गया, इसको आरक्षित करके महिलाओं को सीट दिया गया। इसी क्रम में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब में भी महिलाओं को
आरक्षित करके सीट प्रदान किया गया है और कई राज्यों में 50% सीट जो है महिलाओं को दिया गया है। फिर लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तीनों आते हैं इसमें। इनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जाति, जनजाति इनके लिए कितनी सीट की व्यवस्था की गई है? तो इसमें 16वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का आरक्षण किया गया है लोकसभा में। जैसे अपन लोग जांजगीर लोकसभा में आते हैं, जांजगीर लोकसभा SC वर्ग अनुसूचित जाति इसके लिए आरक्षित है। तो इसी प्रकार से और 47 जगहों पर भारत में इन जातियों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है 47 और 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इनको आरक्षण देने का अर्थ यही है कि ये वर्ग के लोग भी संसद में अपनी भागीदारी निभाएं और चुनाव जीत करके संसद में अपना जो भी योगदान होगा, अपनी जो भी भागीदारी निभानी होगी, भागीदारी निभाएं और हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये तो हो गया लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व और मतदान को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दबाव समूह का अर्थ, दबाव समूह में राजनीतिक दल, लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। तब तक के लिए नमस्कार।